हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। आज इस क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में, तो पूर्वी राजस्थान के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, पूर्वी राजस्थान के बारे में क्या प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और पूर्वी राजस्थान के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा सभी प्यारे बच्चे। क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा बच्चों, पूर्वी राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा पूर्वी राजस्थान, अपन बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की। देखो बच्चों, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान, यहां पर अगर अपन बात करते हैं साथियों, देखेगा यहां पर कि अपना प्यारा सा राजस्थान है। और इस राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के बीचों बीच यहां पर अरावली है और यहां पर हाड़ौती क्षेत्र है। और अगर देखा जाए तो साथियों, यहां पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये पूर्वी राजस्थान है। ये क्या है बेटा? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। और यहां पर ये जो मैदान है, इन मैदानों का जो निर्माण हुआ वो गंगा और यमुना नदी का जो अवसाद आया, इस अवसाद से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखो साथियों, ध्यान से सुनना। अरावली का उद्गम जो होता है, अरावली का उद्गम कब होता है? तो अरावली का उद्गम आद्य जीवी महाकल्प, आद्य जीवी महाकल्प में अरावली का उद्गम होता है। जबकि अगर मैं बात करूं हाड़ौती, तो द्वितीयक महाकल्प में हाड़ौती का निर्माण होगा। और उसके बाद गंगा और यमुना नदी आएगी और ये अपने साथ कंकड़ मिट्टी पत्थर को लाएगी। उसके बाद अपना पूर्वी राजस्थान बनेगा। तो गंगा और यमुना जो है हिमालय क्षेत्र से निकलती है बच्चों। कहां से निकलेगी बेटा? तो हिमालय क्षेत्र से निकलेगी, हिमालय क्षेत्र से। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये गंगा हो गई और यहां पर ये कौन सी हो गई? यमुना। तो गंगा और यमुना का अवसाद जो है वो पूर्वी राजस्थान तक आता है और इस प्रकार से इसका अवसाद यहां तक पूर्वी भाग तक फैलता है, तब जाकर पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है। तो देखो, आद्य जीवी महाकल्प में अरावली बनी, द्वितीयक महाकल्प में हाड़ौती बनी। जबकि अरावली की बात करते हैं तो ये तृतीयक महाकल्प में कौन बना? हिमालय बना। तृतीयक महाकल्प में हिमालय बनता है। और जब हिमालय बनेगा तब जाकर गंगा और यमुना आएगी। साथियों, गंगा और यमुना तृतीयक महाकल्प में जब हिमालय बना तब आई। तो फिर चतुर्थक महाकल्प में यहां पर पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है। तो पूर्वी राजस्थान का निर्माण चतुर्थक महाकल्प में होता है, चतुर्थक महाकल्प में होता है। तो चतुर्थक महाकल्प में पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है, यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं साथियों, तो पूर्वी राजस्थान का जो निर्माण होता है, वो पूर्वी राजस्थान का निर्माण की अगर अपन बात करते हैं तो इसका निर्माण कब होगा? तो इसका निर्माण होगा चतुर्थक महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में। तो चतुर्थक महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में किसका निर्माण होता है? पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है। पूर्वी राजस्थान का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिएगा साथियों, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब होता है, तो चतुर्थक महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में। कब बेटा? प्लीस्टोसीन काल में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की,
पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं बेटा, पूर्वी राजस्थान का जो निर्माण होता है वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। तो निर्माण कब होगा? तो चतुर्थक महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में, तो चतुर्थक महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में पूर्वी राजस्थान का निर्माण होता है। देखो बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? तो यहां पर मैदान पाए जाते हैं, और ये मैदानों का निर्माण जो है वो कौन करता है साथियों? तो इन मैदानों का निर्माण नदियां करती हैं। नदियां अपने साथ मैदान, अपने साथ अवसाद लेकर आती है। अवसाद का मतलब कंकड़, मिट्टी, पत्थर, और यहां पर एक मिट्टी बनाएगी जिसका नाम है बच्चों जलोढ़ मृदा। और आप सभी को पता है कि जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जहां होगी वहां पर कृषि सबसे ज्यादा होगी, और कृषि सबसे ज्यादा होगी तो आपको कच्चा माल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कच्चा माल। और कच्चा माल जब मिलेगा तो फिर उद्योग धंधे यहां पर स्थापित होंगे। क्या होंगे बेटा? उद्योग धंधे यहां पर स्थापित होंगे, और उद्योग धंधे जब स्थापित होंगे तो यहां पर रोजगार के साधन भी होंगे, और यहां पर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या भी यहां पर क्या होगी? ज्यादा। भाई जहां पर रोजगार ज्यादा होंगे जनसंख्या भी वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में नदियां पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी होगी। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक एग्रीकल्चर होगी, और पूर्वी राजस्थान जो है वो सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र वाला केंद्र होगा, और यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर आपको पॉपुलेशन भी मिलेगी। देखिएगा बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं पूर्वी राजस्थान के बारे में, तो यहां पर पहली लाइन, यह सर्वाधिक जलोढ़ मृदा कृषि उद्योग और जनसंख्या संभावित क्षेत्र है। यह सर्वाधिक यहां पर जलोढ़ मृदा, कृषि, उद्योग, जनसंख्या संभावित क्षेत्र अपना पूर्वी राजस्थान है। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब चलते हैं आगे, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं बेटा। पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि पूर्वी राजस्थान में वर्षा कितनी होती है? तो पूर्वी राजस्थान में लगभग जो वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर से लगभग यहां पर 80 सेंटीमीटर यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। और यहां पर मिट्टी की बात करते हैं तो यहां पर मिट्टी यानी कि मृदा की बात करते हैं तो जलोढ़ मृदा यहां पर पाई जाएगी। जलोढ़ या फिर इसको कहते हैं एल्फीसोल मृदा यहां पर आपको मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको कौन सी मृदा मिलेगी? यहां पर एल्फीसोल या फिर जलोढ़ मृदा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों वनस्पति की, तो वनस्पति यहां पर पतझड़ वनस्पति यहां पर मिलेगी। भाई पतझड़ वनस्पति आपको यहां पर मिलने वाली है। इस क्षेत्र की बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पर वनस्पति। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु की बात करते हैं साथियों, ध्यान से सुनना। जलवायु की बात करें तो यहां पर आर्द्र जलवायु आपको मिलेगी बच्चों, आर्द्र जलवायु आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत बढ़िया बच्चों। चले बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे।
देखिएगा बच्चों, पूर्वी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण, पूर्वी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, पूर्वी राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, और दूसरा चंबल बेसिन, और तीसरा जो है साथियों माही बेसिन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो चंबल बेसिन, माही बेसिन या बनास बाणगंगा बेसिन की बात करते हैं तो 3 भागों में, यहां पर 3 भागों में यहां पर इसको बांट रखा है बच्चों। तीन भागों में इसको बांट रखा है। अब ध्यान से सुनना साथियों, यहां पर सबसे पहले अपन जो बात करेंगे साथियों, ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले अपन बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में चंबल बेसिन के बारे में, फिर माही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये बनास बाणगंगा बेसिन जो है टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और भरतपुर में, तो कहां पर विस्तृत है बच्चों? टोंक, भीलवाड़ा, कहां पर बेटा? टोंक, भीलवाड़ा, इसके बाद में टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया, जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा और भरतपुर। यहां तक, यहां पर ये क्या है साथियों? विस्तृत है, ये आपको माना जाता है बच्चों, ठीक है। चंबल बेसिन की बात करते हैं बेटा, तो चंबल बेसिन जो है इसका विस्तार आपको कहां पर मिलेगा? तो इसका सबसे ज्यादा मैदानी विस्तार आपको यहां पर अगर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद में माही बेसिन का विस्तार जो है वो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहां पर आपको यह विस्तार मिलेगा। सबसे पहले अपन बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन को पढ़ने वाले, देखिएगा बच्चों। पहला हेडिंग लगाओ, बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। देखो बच्चों, बनास बाणगंगा बेसिन की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका विस्तार, और इसका विस्तार जो है साथियों आप सभी को ध्यान है, इसका विस्तार टोंक, टोंक से लेकर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, भीलवाड़ा। इसके बाद में अगर ध्यान से सुनो बच्चों, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा के बाद में जयपुर, दौसा और भरतपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और भरतपुर, यहां पर इसका क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा बच्चों। ये जो मैदान बनाएंगे बच्चों, उन मैदानों की बात करते हैं तो कौन कौन से मैदान यहां पर होंगे? तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो कौन कौन से मैदान होंगे? रोही का मैदान, पेडमोंट का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान और खेराड़ का मैदान। तो यहां पर पहला मैदान जो है साथियों रोही का मैदान, दूसरा मैदान
पीडमोंट का मैदान, तीसरा मालपुरा करौली का मैदान, और चौथा खेराड़ का मैदान। इस तरीके से 4 मैदानों का निर्माण बनास बाणगंगा नदी करती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पूछा जाता है कि 4 मैदान दे देंगे, उसमें कहेगा कि चंबल नदी का मैदान कौन सा है, या फिर बनास नदी का मैदान कौन सा है, या फिर माही नदी का मैदान कौन सा है। इस तरीके से आपको इन मैदानों को भी इंट्रोड्यूस कराना होगा। चले बच्चों चलते हैं, इसी के अंदर एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम ध्यान से सुनना साथियों। देखो बच्चों, एक नदी ये है, और ये नदी यहां से निकलती है, और एक नदी इस तरीके से निकल रही है, और इस नदी की बात करते हैं बेटा, ये नदी ठीक है भाई। और ये नदी कौन सी होगी बेटा, तो ये नदी होगी चंबल नदी। इसके बाद यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो एक नदी यहां पर आएगी, यहां पर, और ये एक नदी है, और इस नदी की बात करते हैं तो ये यमुना नदी है। ये कौन सी नदी बेटा, यमुना नदी है। और इसको आगे लेके आओ और इसको यहां पर मिला दो, तो यहां पर ये आपकी बाणगंगा हो गई, और इस तरीके से ये आपकी यमुना हो गई। देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं बैराट की पहाड़ी, जयपुर, और यहां से बाणगंगा, ये हो जाएगी साथियों यमुना। ये चंबल हो गई। इस तरीके से अब देखो, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बेटा, यहां पर ये बाणगंगा हो गई, यमुना हो गई, इन दोनों का मैदान यहां पर बनेगा, और इससे एक मैदान बनेगा जिसको अपन बोलते हैं रोही का मैदान। रोही का मैदान जो है ये कहां से कहां तक है बच्चों, तो रोही का मैदान जयपुर से स्टार्ट है, और जयपुर से स्टार्ट होकर भरतपुर तक है। ये जो मैं यहां पर अलग कलर में किया है बच्चों, ये रोही का मैदान है। तो यहां से जयपुर से लगाकर भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर तक आपको रोही का मैदान मिलेगा, बाणगंगा और गंगा के बीच में। फिर यहां पर ये चंबल नदी है, और इस चंबल नदी में एक और नदी आएगी, कौन सी बेटा, तो यहां से एक और नदी आएगी, और वो नदी कौन सी है आपको पता है सबको, बनास नदी। यहां से खमनोर की पहाड़ी,
खबनौर की पहाड़ी, ये राजसमंद। अब सुनो बच्चों, यहां पर तो रोही का मैदान बन गया, यहां पर बनेगा साथियों राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा तक, यहां तक। तो राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा तक जो मैदान बनेगा, उस मैदान को कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे? तो उस मैदान को कहेंगे बेटा, देखो बच्चों, उस मैदान को कहेंगे पीडमोंट का मैदान। इसके बाद यहां पर अगर अपन चलते हैं, टोंक के अंदर मालपुरा है, यहां पर ये टोंक के अंदर मालपुरा से करौली तक, यहां पर मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो यहां पर टोंक मालपुरा से करौली के मध्य ये मैदान है। फिर इसके बाद ध्यान से सुनना साथियों, यहां पर है खेराड़ का मैदान। और खेराड़ का मैदान बनास नदी करती है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा रोही का मैदान बाणगंगा और यमुना नदी बनाती है, और जयपुर से भरतपुर के मध्य। फिर आ जाओ पीडमोंट का मैदान। पीडमोंट का मैदान जो है साथियों, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से लेकर यहां पर भीलवाड़ा तक, कहां तक बेटा? भीलवाड़ा तक, यहां पर भीलवाड़ा तक ये मैदान मिलेगा पीडमोंट का। फिर टोंक मालपुरा से करौली के मध्य मालपुरा करौली का मैदान। फिर यहां पर भीलवाड़ा के जहाजपुर, जहाजपुर से लेकर टोंक के मध्य एक मैदान है जिसको बोलते हैं खेराड़ का मैदान। तो इस तरीके से बनास नदी 4 मैदानों का निर्माण करती है। चलते बच्चों इनको लिख लेते हैं। देखो बच्चों, रोही का मैदान, रोही का मैदान, देखो बच्चों रोही का जो मैदान है यह बाणगंगा व यमुना नदी के बीच स्थित है। फिर यह जयपुर से भरतपुर के मध्य है। तो ये जयपुर से भरतपुर के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद दूसरा मैदान पीडमोंट का मैदान, और पीडमोंट का जो मैदान है ये बनास नदी द्वारा निर्मित है, बनास नदी द्वारा निर्मित है। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। तो राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान यानी कि ये जो है ये
कौन सी नदी बनाती है इसको? तो बनास नदी। और अगर दो स्थानों की बात करते हैं तो कहां पर स्थित है? टोंक मालपुरा से, टोंक मालपुरा से करौली के मध्य। तो टोंक मालपुरा से करौली के मध्य ये मैदान स्थित है। चले भाई, फिर चलते हैं आगे। खेराड़ का मैदान। देखो बेटा, खेराड़ का जो मैदान है, नदी की बात करते हैं तो खेराड़ का मैदान जो है ये बनास नदी बनाती है इसको, बनास नदी द्वारा। और इसके बाद में ये जो है कहाँ स्थित है? तो जहाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा से टोंक के मध्य। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य ये मैदानी भाग स्थित है। चले बच्चों, अब चलते हैं आगे। चंबल बेसिन। देखो तो चंबल बेसिन की बात करते हैं। चंबल बेसिन का विस्तार, इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है? करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर, यहां पर इसका विस्तार। ये प्रसिद्ध है बीहड़ भूमि के लिए। तो ये प्रसिद्ध है बीहड़ भूमि के लिए। अब बीहड़ भूमि की बात करें, बीहड़ भूमि की बात करें तो ये कैसी होती है? तो बीहड़ भूमि होती है उच्चावच, उच्चावच यानी कि ऊंचा नीचा स्थान। इस तरीके से ऊंचा नीचा स्थान ये बीहड़ भूमि है। तो ये नीचा स्थान है, ये ऊंचा स्थान, ये नीचा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये ऊंचा। ऊंचा जो स्थान होता है उसको कहेंगे, ऊंचा जो स्थान होता है इस ऊंचे स्थान को कहेंगे क्या? डांग क्षेत्र। और जो नीचा स्थान होता है इसको कहेंगे यहां पर डांग क्षेत्र, इसको कहेंगे खादर क्षेत्र, खादर प्रदेश। डांग क्षेत्र में दस्यु यानी कि डाकू निवास करते हैं और ये जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो बीहड़ भूमि उच्चावच होती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं बीहड़ की रानी करौली को कहते हैं। बीहड़ की रानी किसको बोलेंगे बेटा? करौली को कहते हैं। फिर इसके बाद बीहड़ की रानी करौली कहते हैं। बीहड़ का सबसे ज्यादा विस्तार, तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? तो बीहड़ का विस्तार करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो यहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार मिलेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं बीहड़ के बारे में और थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? यहां की मुख्य नदी कौन सी होगी? मुख्य नदी
तो वो चंबल होगी बच्चों, यहाँ की मुख्य नदी चंबल होगी। देखो बच्चों, सर्वाधिक बीहड़ ये तो चला ओटीपी रिटर्न आएगी और उनके तो सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, माही बेसिन, माही बेसिन, और माही बेसिन की अगर अपन बात करते हैं, माही बेसिन की बात करें तो माही बेसिन का विस्तार, इसका विस्तार कहां पर होगा, तो इसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो यहां पर 3 जगह पर इसका विस्तार मिलेगा बच्चों। इसके बाद में मैदान कौन कौन से बनाती है, तो मैदान की बात करें तो पहला मैदान जो है काठल का मैदान, काठल का मैदान, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा, छप्पन का मैदान, और तीसरा जो माही बेसिन का मैदान है वो कौन सा, अगर मैं बात करता हूं तो डूंगरपुर के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, ये वागड़ की बात करते हैं तो इसको वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, वागड़ का मैदान नहीं है ये, समझ में आया? क्योंकि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र को काटती हुई तो मैदान नहीं है ये निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको अपन क्षेत्र बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का ये निर्माण करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर काठल का, छप्पन का और माही नदी। अब ये माही बेसिन की जो मुख्य नदी है, ये मैदान कौन बना रही है, मुख्य नदी बनाएगी, और मुख्य नदी कौन सी है, माही नदी। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। देखो बच्चों, माही नदी, देखो बेटा, जैसे इस तरीके से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब देखो बच्चों, यहां से इस जगह से एमपी से आती है माही नदी, और एमपी से इस प्रकार से आ रही है और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करेगी और फिर डूंगरपुर में चली जाएगी, और फिर ये नदी कहां चली जाएगी साथियों, यहां पर गुजरात के अंदर, और फिर खंभात के खड्डे में जाकर गिर जाती है। तो देखो बच्चों, यहां से निकल रही है मेहंद झील, एक मेहंद झील, और मेहंद झील कहां पर है साथियों, एमपी में, मेहंद झील एमपी में। देखो इस जगह पर प्रतापगढ़ में, इस जगह पर प्रतापगढ़ का किनारा है, और किनारे को ज्योग्राफी में बोलते हैं कांठ, और एक
मैदान बनाएगी कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। और कांठल का मैदान सिर्फ प्रतापगढ़ में है। बहुत बार एग्जामिनर पागल हो जाता है तो वो आपको दो दो जिले भी दे दे, तो प्रतापगढ़ के साथ बांसवाड़ा जोड़ देना, फिर बाकी और मत जोड़ना। तो प्रतापगढ़ तो मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक 56 का मैदान बनेगा। ये 56 का मैदान प्रतापगढ़ में भी है और बांसवाड़ा में भी है। ये हो जाएगा 56 का मैदान, 56 का मैदान। और यहां पर हो जाएगा वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये आपको बना दिए मैंने। ये कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में, इस प्रकार से यहां पर 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, और वागड़ का क्षेत्र डूंगरपुर में। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं कर्क रेखा की बात करता हूं, कर्क रेखा की बात करता हूं, तो कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है भी। ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है बेटा? कर्क रेखा। और एक कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को माही नदी दो भागों में बांटती है, ठीक है भाई। उल्टे यू आकार, सॉरी, कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन आगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कौन सा मैदान? कांठल का मैदान। और कांठल का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो कांठल का जो मैदान है, ये कांठल का मैदान कौन सी नदी बनाएगी? ध्यान से सुनना साथ। कांठल का जो मैदान है, ये इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो माही नदी बनाएगी बेटा, माही नदी। इसका कांठल के मैदान का विस्तार, तो इसका विस्तार सिर्फ एक ही जिले में मिलेगा, प्रतापगढ़। अगर एक जिले में पूछे मुख्य रूप से तो प्रतापगढ़ ही बताने हैं। अगर दो जिले आ जाए तो फिर वहां पर आपको बांसवाड़ा भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद कांठल का मैदान हो गया। फिर उसके बाद में 56 का मैदान। और 56 का जो मैदान है, ये कौन सी नदी बनाती है बच्चों? माही नदी। और इसका विस्तार प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है साथियों वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र की अगर अपन चर्चा करते बेटा, तो वागड़ क्षेत्र कौन सी नदी बनाएगी? तो नदी अगर आपसे पूछे, ये माही नदी। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो माही नदी वागड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है बच्चों। और जिले की बात करते हैं तो जिले में विस्तार, विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो विस्तार जो है साथियों क्या होगा? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये माही नदी के तीनों में मैदान अपन ने यहां पर पढ़ लिए। बस यही एग्जाम में आते हैं बच्चों, और फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी बच्चों। चले बच्चों, अब चलते हैं आगे। देखो जो पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान,
का भौगोलिक वर्गीकरण। पूर्वी राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान को जो है साथियों चार भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा साथियों, भाबर प्रदेश। दूसरा तराई प्रदेश। तीसरा बांगड़ प्रदेश। और चौथा भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। इस तरीके से चार मैदान अपन यहां पर पढ़ने वाले, और ये चार प्रदेश की बात करें तो ये आपको याद रखना है बच्चों। चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये पहाड़ी क्षेत्र, और इस पहाड़ी क्षेत्र में यहां से नदी निकलती है, यहां तक। देखो बच्चों, यहां से कोई नदी निकली, ये क्या है बेटा, नदी है। यहां से नदी निकलेगी तो यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे शिलाखंड है, मोटे मोटे। और इस शिलाखंडों की बात करते हैं तो शिलाखंडों की वजह से नदी दिखाई नहीं देती है, शिलाखंडों की वजह से क्या नहीं दिखाई देती, नदी। और ये जो ब्लैक कलर में मैंने किया है, ये वाला क्षेत्र जो जाएगा बाबर प्रदेश हो जाएगा। और यहां पर रेड कलर वाला जो क्षेत्र है, इस रेड कलर वाले क्षेत्र को बोलेंगे तराई प्रदेश, और इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे बांगर प्रदेश, और इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे खादर प्रदेश। और फिर नदी किसी न किसी सागर में जाकर गिर जाती है। देखो, भाबर प्रदेश में एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, क्या, तो यहां पर नदियों की बात करते हैं तो नदियां दिखाई नहीं देती, नदियां दिखाई नहीं देती, क्रॉस का मत निशान मतलब नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, इस वजह से नदियां पर दिखाई नहीं देती। फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं दूसरा, यहां पर देखो, जहां नदी होती है वहां जलोढ़ मिट्टी जरूर होती है, इसलिए यहां पर एक जलोढ़ मिट्टी भी होती है। और इस जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये कंक्रीट होगी, कंक्रीट जलोढ़। फिर इसके बाद कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी होगी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी यहां पर होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों।
तो यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, ये यहां पर नदियां नहीं दिखाई देती, कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। और यहां पर कृषि की बात करते, कृषि यहां पर नहीं होती। बस तीन चीजें ध्यान रखनी है। भाबर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, पर्वतों में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। नदियां यहां पर दिखाई नहीं देती क्योंकि यहां पर बड़े बड़े चट्टाने पाई जाती है, शिलाखंड पाए जाते हैं। यहां पर कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदी जहां पर होगी वहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी जरूर मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी भी चार प्रकार की होती है, कंक्रीट, दलदली, प्राचीन और नवीन, चार प्रकार की आपको मिलेगी। बच्चों यहां पर इस प्रकार से तराई प्रदेश आता है नीचे की साइड, और तराई प्रदेश जो है भाबर के दक्षिण भाग में आपको मिलेगा। जब भाबर खत्म हो जाएगा तो तराई प्रदेश यहां पर मिलेगा। तराई प्रदेश के अंदर ध्यान से सुने साथियों, पहली बात ध्यान रखनी कि नदियों की बात करते हो, नदियां अपन को दिखाई देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ ये मोटे मोटे जो शिलाखंड है पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आते हैं, तो इनका आकार छोटा हो जाएगा। और जब इनका आकार छोटा हो जाएगा तो यहां पर नदी आपको दिखाई देगी। यहां पर सर्वाधिक चूना पाया जाता है, चूना बहुत पाया जाता है। यहां पर सर्वाधिक आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, और जहां पर सर्वाधिक आपको चूना और पेड़ पौधे मिलेंगे वहां पर मलेरिया रोग सबसे ज्यादा होंगे आपके। क्या होंगे बेटा? मलेरिया रोग यहां पर सबसे ज्यादा होंगे। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर चूना, पेड़ पौधे सर्वाधिक होंगे, तो यहां पर मलेरिया रोग होगा। तो यहां पर अपन दो चीजें लिख लेते हैं, फिर भांगर और खादर अपन आगे समझ लेंगे। देखो बच्चों, देखिएगा साथियों, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भाबर प्रदेश जो है साथियों, यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। फिर इसके बाद यहां नदियां दिखाई नहीं देती, यहां नदियां दिखाई नहीं देती क्योंकि यहां पर चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी होती है। फिर इसके बाद में यहां पर मृदा की बात करते हैं, तो मृदा कौन सी मिलेगी बेटा? कंक्रीट जलोढ़ मृदा यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगी बच्चों। कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी यहां पर मिलेगी। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों, भाबर प्रदेश का तो हो गया कि यहां पर कंक्रीट जलोढ़ मिट्टी यहां पर मिलेगी, नदियां दिखाई नहीं देती। यहां पर कृषि की बात करते हैं तो कृषि यहां पर नहीं होती, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं तो पर्वतीय क्षेत्र में काय की कृषि होगी। फिर इसके बाद ध्यान से सुना साथियों, तराई प्रदेश, और तराई प्रदेश की बात करते हैं। तराई प्रदेश जो है भाबर के समानांतर दक्षिण की तरफ पाया जाता है, भाबर के समानांतर दक्षिण की तरफ पाया जाता है। यहां नदियां दिखाई देने लग जाती है, तो यहां पर नदियां दिखाई देने लग जाती है। फिर इसके बाद यहां कृषि में सर्वाधिक गन्ना होता है, तो यहां पर कृषि में सर्वाधिक क्या होगा? गन्ना होगा बेटा। फिर इसके बाद सर्वाधिक क्या होगा? गन्ना होगा। कृषि में क्या होगा बेटा? गन्ना यहां पर सर्वाधिक होगा। फिर इसके बाद में यहां चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है, चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। और यहां पर सर्वाधिक
मलेरिया रोग होते हैं। तो यहां पर सर्वाधिक क्या होता है, मलेरिया रोग होते हैं बच्चों। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों। अब चलते हैं आगे। देखो यहां पर अपन बात करते हैं साथियों, यहां पर दो चीज अपन ने नहीं समझी थी। अब देखो नदियां पर्वतीय क्षेत्र से आती है, फिर नीचे उतरती है, फिर यहां पर क्या करती है, यहां से पूरे अवसाद को लाती है और इस मैदानी क्षेत्र में यहां पर इसका विस्तार करेगी। अब देखो जब नदी की बात करें साथियों, ध्यान से सुनना, नदी की बात करें तो नदियां इस प्रकार से बहती है। जैसे ये नदी है बच्चों। अब ये नदी का पानी जो है, बाढ़ का पानी, इस नदी का बाढ़ का पानी यहां तक जा रहा है, यानी कि ये बांगर प्रदेश हो गया। जब नदी अपना विकास, ये नदी है बेटा, जब नदी अपना विकास नहीं करती तो नदी यहां बह रही है, धीरे धीरे ये नदी अपना विकास करेगी और धीरे धीरे ये नदी जब अपना विकास करती है बेटा, तो ये नदी नीचे की तरफ जाएगी और ये इतनी गहराई में बहना स्टार्ट कर देगी। यानी कि अब ये जो नदी है, ये नदी यहां पर नहीं बह रही है, ये नदी यहां नहीं बह रही बेटा, ये नदी नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन पहला वाला जो स्थान है, उस पहले वाले स्थान की बात करते हैं, पहले वाले स्थान की बात करते हैं, ये वाला है पहला स्थान। ये जो आपको ग्रीन शेडो में दिख रहा है, ये पहला वाला स्थान है। और इस पहले वाले स्थान पर की बात करें तो यहां पर नदी का पानी जाता है। और ऊपर की बात करें बेटा, तो ऊपर वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये बांगर प्रदेश है। यहां पर अभी नदी का पानी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि नदी इतनी गहराई में। देखो बच्चों, ये बांगर, ये बाबर प्रदेश है साथियों, सॉरी, बांगर प्रदेश है। और ये क्या हो जाएगा, खांदर प्रदेश। ठीक है। अब देखो ये नदी बह रही है, ये नदी, इस नदी का बाढ़ का पानी यहां तक नहीं जाएगा। और यहां तक नहीं जाने का कारण ये है कि नदी की गहराई ज्यादा होगी, लेकिन इस जगह पर तो खादर तक तो जाएगा। अब नदी का पानी जहां तक जाता है ना, तो एक नवीन परत छोड़ देता है। इसके पास जो एक परत होती है, इस परत की बात करें तो ये मिट्टी की एक नई परत। तो यहां पर हर महीने, हर साल यहां पर खादर प्रदेश में तो जाएगा, लेकिन कहां नहीं जाएगा, बांगर प्रदेश में। तो यहां पर बांगर प्रदेश की बात करें तो ये प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र। तो ये प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र। जबकि बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश की बात करें तो ये जो खादर प्रदेश है, ये खादर प्रदेश की बात करें साथियों, तो ये नवीन बाढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, नवीन बाढ़ का क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और ये जो है हरित क्रांति का क्षेत्र है, हरित क्रांति का क्षेत्र है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और इसका सबसे ज्यादा निर्माण लूणी नदी करती है। जबकि इसका बांगर प्रदेश का निर्माण सॉरी चंबल नदी करती है भी, चंबल करेगी, जबकि इसका कौन करेगी, लूणी करेगी। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों यहां पर एक चीज लिखना भूल गए, तराई प्रदेश के अंदर देखो दलदली जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। देखो यहां पर कंक्रीट है, ये कंक्रीट जलोढ़ है, यहां दलदली है। अगर मैं भांगर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो पाई जाएगी वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, प्राचीन जलोढ़। और यहां पर जो है खादर में पाई जाएगी नवीन जलोढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब लिख लेते हैं इनके बारे में। बांगर या बांगड़ प्रदेश, देखो बच्चों बांगर या बांगड़ प्रदेश, देखो बच्चों इस प्रदेश की बात करें तो
प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है। यहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन बाढ़ का क्षेत्र है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं साथियों बागर प्रदेश की, तो ये हरित क्रांति का क्षेत्र है, हरित क्रांति का क्षेत्र है। इसका निर्माण राजस्थान में सबसे ज्यादा लूणी नदी करती है, लूणी नदी करती है। ठीक है, तो इतनी बात आपके इसके बारे में याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। खादर प्रदेश, देखो बेटा खादर प्रदेश की बात करें, खादर प्रदेश की बात करें तो खादर प्रदेश जो है ये नवीन बाढ़ का क्षेत्र है। नवीन बाढ़ का क्षेत्र है। इसका जो निर्माण करती है सबसे ज्यादा चंबल नदी करती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना पूर्वी राजस्थान खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे हाड़ौती के प्रदेश की जो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।